प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का गायत्री शिक्षण संस्थान अरण्या की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान अध्याय नंबर 9 हमारा चल रहा था वैश्वीकरण, जिसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे हम। तो हमने पढ़ा था वैश्वीकरण क्या है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जो तीव्र एकीकरण है उसको हमने क्या कहा, वैश्वीकरण। अर्थात विश्व का के एक देश का दुनिया के अन्य देशों के साथ जो वस्तुओं का सेवाओं का और संस्कृति का जो आदान प्रदान है उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो हमने एक पढ़ लिया था वैश्वीकरण के परिणाम पढ़े थे हमने, जिसमें राजनीतिक प्रभाव हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक प्रभाव, यानी वैश्वीकरण का, भूमंडलीकरण का, जगतीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या है। तो हेडिंग डालेंगे हम आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव यानी इकोनॉमी के क्षेत्र में वैश्वीकरण का, यानी आदान प्रदान का, वस्तु सेवा टेक्नोलॉजी यानी तकनीक का आदान प्रदान का दुनिया पर या विश्व में क्या प्रभाव इफेक्ट पड़ा है। तो इसमें देखो वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को, आर्थिक प्रभाव को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है। आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है, यानी अर्थव्यवस्था पर या इकोनॉमी पर जो प्रभाव पड़े, यानी अर्थ पर, उसको हम क्या कहेंगे, आर्थिक वैश्वीकरण। आर्थिक वैश्वीकरण में अगली लाइन लिखेंगे हम, आर्थिक वैश्वीकरण में विश्व के विभिन्न देशों के मध्य, विश्व के विभिन्न देशों के मध्य या बीच में आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। आर्थिक प्रवाह है यानी पूंजी का प्रवाह, हमने पढ़ा था पूंजी का प्रवाह तेज हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, वो अपने देश के अलावा अनेक देशों में, दुनिया के अनेक देशों में अपने उपनिवेश स्थापित, अपने जो संयंत्र, जो उद्योग है वो स्थापित करती हैं। तो हम उसको कहेंगे पूंजी का प्रवाह। तो आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। कुछ आर्थिक प्रवाह है, कुछ आर्थिक प्रवाह है अपनी इच्छा से या अपनी इच्छा से होते हैं, अपनी इच्छा से या स्वेच्छा से होते हैं, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं वह ताकतवर, वह शक्तिशाली देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं, जबरन लादे जाते हैं, जबरन लादे जाते हैं। ये प्रवाह कई प्रकार के हो सकते हैं। आगे लिखेंगे, ये प्रवाह है कई तरह के या कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे वस्तुओं, हमने पढ़ा था वस्तुओं का आदान प्रदान प्रवाह है, वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान भी होता है, ये भी हम लिख सकते हैं, वस्तुओं या सेवाओं
पूंजी, जनता यानी श्रम, जनता एवं या विचारों का प्रवाह है। यानी कोई भी लेखक, कोई भी कवि हो सकते हैं, कोई भी अपने जो विचार हैं वो क्या है, दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। विचारों का, अपनी सोच का प्रवाह है। और तो जैसे वस्तुओं का प्रवाह ये होते हैं, पूंजी का प्रवाह होता है, श्रम का प्रवाह होता है, विचारों का प्रवाह होता है कि पश्चिम के लोगों की पूर्व के देशों की तरफ क्या सोच है, या पूर्व के लोग पश्चिम के बारे में क्या सोचते हैं, या किस विषय पर किन देशों के क्या विचार हैं। ये प्रवाह वैश्वीकरण के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। इसमें देखो जैसे या उदाहरण एक ही बात है। उदाहरण इसमें नंबर 1 लगाएंगे हम। वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा पढ़ेंगे हम। धनी देशों के निवेशकर्ता, यानी जो विकसित देश है, धनवान देश है, आर्थिक रूप से संपन्न है, तो धनी देशों के निवेशकर्ता, जैसे हमने कहा ना पूंजी का प्रवाह, तो पूंजी के प्रवाह में क्या करेगा, तो धनी देश वो दुनिया के दूसरे देशों में अपने संयंत्र स्थापित करता है, निवेश करता है। तो धनी देशों के निवेशकर्ता अब यानी वर्तमान में अब अपना धन अपने देश की जगह, अपना धन अपने देश की जगह है, कहीं और निवेश कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई देश है, उसमें कोई बड़ा उद्योगपति है, वो क्या करेगा, तो पहले वैश्वीकरण नहीं था तो वो अपने देश में या अपनी देश की सीमा में ही क्या करता था, वो उस धन को निवेश करता था। कोई बड़ी औद्योगिक फैक्ट्री कोई भी वो खोल सकता था। लेकिन अब क्या है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में वहाँ की सरकार से अनुबंध करके, सहमति पत्र लेके, जो भी नियम है उसके आधार पर वो दुनिया के किसी भी देश में अपना संयंत्र या अपना जो धन है उसको निवेश कर सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट वस्तुओं के आयात निर्यात, यानी खरीदना बेचना। आयात को कहते हैं खरीदना, निर्यात को बोलते हैं बेचना। लेकिन जब दो देशों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, खरीदना बेचना, उसके लिए हम आयात और निर्यात शब्द का प्रयोग करते हैं। उसको हम खरीदना बेचना नहीं कि इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, आयात व निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो वस्तुओं के आयात निर्यात एवं पूंजी की आवाजाही पर राज्यों के प्रतिबंध यानी रोक टोक कम हुए हैं। यानी ये वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव है कि पहले मान दुनिया का कोई भी धनी जो निवेश करता था, धनी देश में कोई निवेश करता था, वो अपने देश में ही निवेश कर सकता था। लेकिन वैश्वीकरण के कारण क्या है, पूरी दुनिया एक विश्व बाजार
बन चुकी है तो दुनिया के किसी भी देश में वो निवेश स्थापित कर सकता है। और दूसरा है कि वस्तुओं के आयात व निर्यात व पूंजी की आवाजाही पर राज्यों के प्रतिबंध भी क्या हुए हैं, कम हुए हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या करता है कि दुनिया में कि जो आयात और निर्यात के जो प्रतिबंध थे, जो नियम थे, उसको क्या बना दिया, सरल बना दिया। WTO क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाता है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो यही एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो इनका काम क्या है कि दुनिया में विश्व के एक देश के साथ व्यापार को बढ़ाना या व्यापार से संबंधित नियम बनाती है या तय करती है। कौन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी पुस्तक में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसने गेट का स्थान लिया था, GATT का स्थान इसने लिया था। और ये क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात पर जो प्रतिबंध है उनको सरल बनाता है, ताकि एक देश दूसरे देश के साथ आपस में निवेश कर सके या वस्तुओं का या सेवाओं का आदान प्रदान कर सकें। तो देखो, अभी हमने पढ़ा कि वो निवेश कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा था, तो ये निवेश करते हैं तो इससे क्या होता है, विकासशील देशों को फ़ायदा होता है। किसको फ़ायदा होता है, विकासशील देशों को, क्योंकि वहाँ उनको रोज़गार मिलता है। 4 पे लिखेंगे हम, वैश्वीकरण के चलते, वैश्वीकरण के कारण अब विचारों का प्रवाह है, अब विचारों का प्रवाह है अबाध हो गया है, अबाध हो गया है। यानी संचार की क्रांति के कारण किसी भी देश के कोई भी लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, वो अपने विचार दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है। तो वैश्वीकरण के कारण जो विचार हैं उनका निर्बाध रूप से, अबाध रूप से, यानी बिना किसी बाधा के, अबाध यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, अबाध रूप से प्रवाह हो रहा है। किसका, विचारों का। 5वां, इंटरनेट व कंप्यूटर से, इंटरनेट व कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार हुआ है, विस्तार हुआ है। आर्थिक प्रभाव पढ़ रहे हैं हम, तो आर्थिक में देखो, अभी इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। आगे देखो, ये कंप्लीट हमने पढ़ लिया यहाँ तक ही। अगला पॉइंट देखो, 6वां, विकसित देश हैं, तो विकसित देश अपनी वीज़ा नीति, अपनी वीज़ा नीति, दूसरे देश में हम जाते हैं भ्रमण के लिए या शिक्षा के लिए और किसी उद्देश्य के रोज़गार की दृष्टि से, तो हमें वीज़ा लेना पड़ता है। तो वीज़ा नीति के जरिए या द्वारा अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को, अपनी राष्ट्रीय मतलब देश की, अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को, यानी बॉर्डर को, सीमाओं को बड़ी सतर्कता से या बड़ी सावधानी से, बड़ी सतर्कता से अभेद्य बनाए रखते हैं, अभेद्य बनाए रखते हैं। अभेद्य मतलब जिसको भेदा न जा सके, ताकि दूसरे देशों के नागरिक, यानी बिना वीज़ा के कोई भी व्यक्ति है किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि दूसरे देशों के नागरिक, यानी जो भी जाए वो सरकार की अनुमति से जाए, ताकि दूसरे देशों के नागरिक
विकसित देशों में जाकर या विकसित देशों में आकर उनके मतलब जिस देश में नागरिकों के नौकरी धंधे न हथियाले, हथियाना मतलब छीन ला, न हथियाले। तो देखो, तो विकसित देश से जो अपनी वीज़ा नीति के जरिए यानी द्वारा अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अवैध बनाए रखते हैं। अवैध मतलब जिसको भेदा न जा सकें। क्यों? कि उनका ये मानना है कि अगर वीज़ा नीति नहीं होगी तो दूसरे देशों के देश बिना वीज़े के आसानी से कभी भी सीमाओं को अवैध रूप से पार करके वहाँ जा सकते हैं, और वीज़ा नहीं होगा तो लंबे समय तक उस देश में रह सकते हैं जिस देश में वो गए हैं। तो ताकि दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में आकर अपने नागरिकों के नौकरी धंधे न हथियाले हैं। तो ये इसका ही प्रभाव है। आगे देखो, वैश्वीकरण के कारण, तो ये 6 पॉइंट हो गए। अब इसका हम एक तरह से सारांश पढ़ लेते हैं। तो ये लिखेंगे हम अलग से, वैश्वीकरण के कारण विश्व के अलग अलग भागों में सरकारों ने यानी वहाँ की गवर्नमेंट ने एक सी आर्थिक नीतियों को अपनाया है, यानी एक जैसी आर्थिक नीतियों को अपनाया है। यानी ज़्यादातर देश हैं तो उसमें कोई विदेशी नागरिक प्रवेश करता है तो उनको वीज़ा लेना पड़ता है या वीज़ा बनवाना पड़ता है। लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इसके परिणाम यानी इसका रिजल्ट, इसके परिणाम भिन्न हुए हैं, यानी अलग अलग हुए हैं, भिन्न हुए हैं। अतः वैश्वीकरण के अनेक सकारात्मक यानी पॉजिटिव व नकारात्मक परिणाम हुए हैं। इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब देखो, तो आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे आर्थिक जो वैश्वीकरण है उसके दुष्परिणाम या उसके विपक्ष में तर्क या उसके विरोध में तर्क। तो हेडिंग डालेंगे हम, आर्थिक वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क या दुष्परिणाम तो आर्थिक वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क दीजिए। प्रश्न क्या, मुझे आर्थिक वैश्वीकरण है, राजनीतिक वैश्वीकरण पहले पढ़ चुके हैं, ये पढ़े हम आर्थिक। तो प्रश्न है आर्थिक वैश्वीकरण के विपक्ष में यानी विरोध में, विपक्ष में
तर्क दीजिए या आर्थिक वैश्वीकरण का क्या दुष्परिणाम हुआ उसके बारे में बताइए। विपक्ष में बोल दो या इसके बुरे प्रभाव बता दिए, दुष्परिणाम या इसके नकारात्मक प्रभाव, या इसके नकारात्मक, विपक्ष में बोल दो, दुष्परिणाम बोल दो या नकारात्मक प्रभाव भी आप लिख सकते हैं, या नकारात्मक प्रभाव। तो देखो इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे हम आर्थिक वैश्वीकरण के निम्नलिखित, यानी जो नीचे लिखा हुआ है, नकारात्मक या विपक्ष में तर्क या दुष्परिणाम एक ही बात है। नकारात्मक परिणाम, निम्नलिखित नकारात्मक परिणाम है। अब कौन से वो देखो, नंबर 1 नकारात्मक परिणाम बोल दो या विपक्ष में तर्क बोल दो या दुष्परिणाम बोल दो, एक ही बात है। तो देखो आर्थिक वैश्वीकरण के कारण, ये छोटा प्रश्न बन गया अलग से, लघुरात्मक, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व का जनमत बड़ी गहराई से बट गया है, बड़ी गहराई से बट गया है, बड़ी गहराई से बट गया। दूसरा देखो, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण गरीब देश, यानी जो विकसित है, विकासशील हैं और उनमें भी गरीब हैं, गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे, बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। यानी जो वैश्वीकरण है उससे जो गरीब देश हैं उनको कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके जो उद्योग धंधे हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण उनके जो उद्योग धंधे वो चौपट हो जाएंगे, क्योंकि बड़े उद्योग धंधे आने के कारण जो उनके छोटे व्यापारी हैं उनका प्रोडक्ट उनके सामने टिक नहीं पाएगा और वो बंद हो जाएंगे, और वो सरकार से अनुबंध करके आती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो उनको समय से पहले हटाया भी नहीं जा सकता है। तो इस कारण से जो गरीब देश है वो आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। तीसरा देखो, कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः, यानी दोबारा उपनिवेशीकरण कहा है, उपनिवेशीकरण कहा है। अब जब देश से भारत पर पहले अंग्रेज़ों का शासन था तो भारत उपनिवेश था किसका? ब्रिटेन का। तो उपनिवेश क्या होता है कि जिसमें ऐसा देश जिस पर किसी शक्तिशाली या प्रभावशाली देश का प्रभाव होता है और उनकी जो राजनीतिक वो फैसले होते हैं वो दूसरा देश ही लेता है, यानी दूसरे देश का उन पर कब्जा होता है। लेकिन वो अब डायरेक्ट रूप से नहीं कर सकते हम, जैसे पहले होता था। अब क्या होता है
कि उपनिवेश बनाने का तरीका, कि जैसे गरीब देश है उसको अरबों खरबों रुपए में सरकार क्या उसको ऋण दे देती है, अब वो ऋण चुका नहीं पाता तो वो क्या करता है, उसकी राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लग जाता है। यानी वहाँ अपने सैनिक हवाई अड्डे बनाना या उनकी नीतियाँ हैं सरकार की अपने देश के पक्ष में करना, वहाँ कोई कंपनी खोलना या कुछ ऐसी गतिविधियाँ करते हैं ताकि वो उसके दबाव में रहें, वो स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले पाते। तो ये एक इनडायरेक्ट रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से एक उपनिवेश हो गया। यानी पहले की तरह डायरेक्ट रूप से जैसे अंग्रेज भारत है, अंग्रेज पर कब्जा, भारत पर कब्जा कर लिया, ऐसा अब नहीं कर सकते। लेकिन अब ये उपनिवेश बनाने का जो तरीका है वो बदल गया। यानी आर्थिक रूप से उनको वो कमज़ोर बना देते हैं, उनको ऋण देते हैं, वो चुका नहीं पाते हैं, तो उस पर वो कई तरह से दबाव डालते हैं और वहाँ की राजनीतिक रूप से उनको गुलाम बना लेते हैं। तो कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण को जिसका पुनः उपनिवेशीकरण कहा जा सकता है, कि जो गरीब देश हैं वो शक्तिशाली देशों के उपनिवेश बन जाते हैं। यानी वो वहाँ की सरकार को या वहाँ की राजनीति को प्रभावित करते हैं। आगे देखो 4 नंबर पे, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही है, मतलब वो जिम्मेदारी नहीं ले रही। हाथ खींचने का मतलब वो जिम्मेदारी नहीं ले रही है, एवं इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले या उससे मतलब रखने वाले चिंतित है। क्योंकि चिंतित क्यों है, तो अगले पैराग्राफ से लिखेंगे हम, क्योंकि इसके कारण नौकरी एवं जन कल्याण के लिए, यानी जनता की भलाई के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे, यानी उसके बुरे हाल हो जाएंगे। तो ये था आर्थिक वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क या इसके दुष्परिणाम या नकारात्मक परिणाम। आगे पढ़ेंगे हमें, तो ये तो पढ़े थे हमने आर्थिक वैश्वीकरण के दुष्परिणाम या विपक्ष में तर्क। अब पढ़ेंगे हम समर्थन में तर्क या पक्ष में तर्क या सकारात्मक प्रभाव। तो देखो, आर्थिक वैश्वीकरण के समर्थन में तर्क या पक्ष में तर्क या सकारात्मक प्रभाव, वो पढ़ रहे थे हम नेगेटिव प्रभाव। तो देखो, आर्थिक वैश्वीकरण के समर्थन में तर्क दीजिए, पक्ष में तर्क दीजिए, सकारात्मक प्रभाव बताइए की बात है। तो इसमें देखो हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे,
आर्थिक वैश्वीकरण या आर्थिक वैश्वीकरण के कारण या इससे समृद्धि बढ़ती है। आर्थिक वैश्वीकरण से समृद्धि बढ़ती है। आर्थिक वैश्वीकरण से समृद्धि बढ़ती है। जैसे भी पढ़ा हमने कि एक देश का कोई निवेश करता है, कोई उद्योगपति है, वो क्या करेगा, अपने देश की बजाय दुनिया के किसी भी देश में वो निवेश कर सकता है ना, जिसको हम बोलते हैं कि कंपनी, जिसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, जिनके अनेक देशों में वो निवेश करते हैं। जैसे नोकिया हो सकते हैं या कोई फोर्ड कार हो सकती है, जो विदेशी कंपनी है लेकिन वो दुनिया के किसी दूसरे देशों में निवेश करते हैं। तो इससे आर्थिक समृद्धि या समृद्धि बढ़ती है, यानी खुशहाली या समृद्धि बढ़ती है। दूसरा हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्या है कि जिस देश में उस देश को जो नई जो टेक्नोलॉजी है वो पहुंचती है या लोगों को रोज़गार भी मिलता है। दूसरा पढ़ेंगे हम खुलेपन के कारण या अधिक खुलेपन के कारण। खुलेपन के कारण अधिक से अधिक कारण अधिक से अधिक अधिक से अधिक आबादी की खुशहाली बढ़ती है। आबादी जनसंख्या की खुशहाली बढ़ती है। तो देखो, खुलेपन के कारण अधिक से अधिक आबादी की खुशहाली बढ़ती है। व्यापार की बढ़ती से हर देश को, इसमें लिख लेंगे हम, व्यापार की बढ़ती से यानी बढ़ोतरी से हर देश को या प्रत्येक देश को अपना बेहतर कर दिखाने का, अपना बेहतर यानी बेस्ट या सबसे बढ़िया कर दिखाने का अवसर मिलता है। अवसर या मौका मिलता है, यानी वैश्वीकरण की या व्यापार के कारण के कोई भी देश है अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबसे अच्छा करके दुनिया को दिखा सकता है। इससे पूरी दुनिया को लाभ या फायदा होगा। इससे संपूर्ण विश्व को लाभ होगा। तीसरा देखो, कुछ लोगों का कहना है या पक्ष, इसके जो पक्षधर हैं, तो कई लोगों का कहना है जो इसके पक्ष में है, सकारात्मक प्रभाव वाले कई लोगों का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है। मतलब आवश्यक है या ज़रूरी है, एवं इतिहास की धारा को, एवं इतिहास ने अतीत की, जो समय बीत चुका है, अतीत की धारा को अवरुद्ध करना या रोकना, धारा को रोकना या अवरुद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी नहीं है, यानी जो हम वैश्वीकरण पढ़ रहे हैं वस्तुओं का, जो सेवाओं का है, यानी जो हमने पढ़ा पूंजी का प्रवाह, क्या पढ़ा, पूंजी का प्रवाह। तो अगर इसको हम रोक देंगे, जैसे मान लो कोई किसी
देश का कोई उद्योगपति दूसरे देश में निवेश नहीं कर सकता या अपने संयंत्र स्थापित नहीं कर सकता। अगर इसको हम रोक देंगे तो ये इसको रोकना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? जो वैश्वीकरण का, आर्थिक वैश्वीकरण का समर्थन करते हैं। कौन से वैश्वीकरण का? आर्थिक वैश्वीकरण का समर्थन करते हैं। नंबर 4 पे पढ़ेंगे हम वैश्वीकरण के मध्यमार्गी समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियां पेश की हैं, याद रखी है, एवं सजग सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता से या बुद्धिमानी से इसका सामना किया जाना चाहिए। तो हम पूंजी के प्रवाह को नहीं रोक सकते, तो इसको रोकना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो इस कारण इसमें जो मध्यम मार्गीय, इनका जो बीच का रास्ता बताने वाले जो समर्थक वो ये कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण से दुनिया के देशों के पास जो विशेषकर जो गरीब देश हैं उनके सामने जो नई चुनौतियां, जो नई समस्याएं आई हैं, तो उस वैश्वीकरण को हम बंद नहीं कर सकते, उनमें रुकावट या बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए? पूरी समझदारी से या बुद्धिमानी के साथ उन चुनौतियों का या उन समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, इसे बंद करने की बजाय। 5वां अगला पढ़ेंगे हम वैश्वीकरण के कारण। तो पक्ष में तर्क दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय यानी रोजगार एवं लोगों के मध्य या बीच में जुड़ाव बढ़ रहा है। अर्थात वैश्वीकरण के जो पक्ष में तर्क दे रहे हैं, यानी इसको सही बताने वाले या ठीक ठहराने वाले, वो ये कह रहे हैं कि वैश्वीकरण में क्या है, वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता है, सेवाओं का आदान प्रदान भी होता है, टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होता है, और एक देश दूसरे देशों की संस्कृति का, यानी रहन सहन, खान पान, वहाँ का जो कल्चर है उनका भी आदान प्रदान होता है, यानी उस जगह हम अनुकरण करते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि दुनिया के हर देश जो गवर्नमेंट है, वहाँ की सरकार है, जो व्यवसाय हैं या आपस में जो लोग हैं, वो दुनिया से जुड़ रहे हैं या अपनत्व की भावना उसमें जागृत हो रही है। अतः इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। तो देखो एक बार इसको हम दोबारा देख लेते हैं। हम पढ़ रहे थे आर्थिक वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क या इसके दुष्परिणाम क्या हैं। तो हमने इसमें पढ़ा कि या इसको नकारात्मक बोल सकते हैं, विपक्ष में तर्क बोल दो, उसके दुष्परिणाम या बुरे प्रभाव बोल दो, या नकारात्मक यानी इसके नेगेटिव परिणाम क्या हुए हैं या इससे क्या हानि हुई है। तो देखो आर्थिक वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व का जनमत यानी जनता का मत बड़ी गहराई से बढ़ गया है। यानी जो देश हैं वो आपस में बट गए हैं किसके आधार, जनमत के आधार। कुछ लोग, प्रत्येक लोग आपस में किसी विषय को लेकर सहमत नहीं हो सकते हैं, तो उनमें बड़ी गहराई से बट गया है।
उनकी सोच, क्योंकि सबकी सोच क्या है, अलग अलग। दूसरा देखो, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आर्थिक वैश्वीकरण के कारण क्या होगा कि जो विकसित देश हैं उनको ही फायदा होगा, वो दूसरे देशों में अपने निवेश स्थापित करेंगे। उससे क्या कर सकते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। इनडायरेक्ट रूप से वर्तमान में कोई दूसरे देश को गुलाम नहीं बना सकता, यानी उसको उपनिवेश नहीं बना सकता। तो वो क्या करेगा, उस देश को बड़ी मात्रा में कर्ज देकर उसको उन पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से क्या वो दबाव बना सकते हैं, जैसे अपने वहाँ पर से निकट स्थापित कर सकते हैं, अर्थात वहाँ की जो सरकार है उनकी जो संप्रभुता है उसको वो नष्ट कर सकता है। तीसरा है कि कुछ जो अर्थशास्त्री हैं उनका आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण का है। जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये कहना है, पुनः यानी दोबारा, कि अब डायरेक्ट रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जो शक्तिशाली देश हैं वो गरीब देशों को क्या कर रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं या उनकी नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। या आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही हैं एवं इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले या सामाजिक न्याय के सरोकार वाले उससे जो सहमत है उनके पक्ष में है वो चिंतित है, क्योंकि इसके कारण नौकरी व जन कल्याण यानी जनता की भलाई से जुड़े जो कार्य सरकार करती है उन पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। फिर हमने पढ़ा कि आर्थिक वैश्वीकरण के पक्ष में, यानी इसके पक्ष में हमें समर्थन, ये पॉइंट बताने, समर्थन बोल दो या सकारात्मक प्रभाव, यानी वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव तो हमने क्या पढ़े कि जो गरीब देश हैं उनका आर्थिक शोषण होगा और वो बर्बादी की कगार पर चले जाएंगे। अब देखो इसके पक्ष में या जिसके सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं, इसमें देखो आर्थिक वैश्वीकरण से समृद्धि बढ़ती है। दूसरा खुलेपन के कारण, जैसे हमने पढ़ा था एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें क्या है कि जो आयात निर्यात के प्रतिबंध हटेंगे तो उसमें क्या है कि खुलेपन के कारण अधिक से अधिक आबादी की खुशहाली बढ़ती है और व्यापार की बढ़ती से व्यापार की बढ़ोतरी से हर देश को अपना बेहतर कर दिखाने का अवसर यानी मौका मिलता है। यानी इसमें एक देश यानी पूरी दुनिया में कहीं भी उपनिवेश स्थापित निवेश करके वो अपने को विश्व पटल पर साबित कर सकता है। इससे संपूर्ण विश्व को लाभ होगा, मतलब एक देश अपने तक सीमित न होकर पूरी दुनिया में वो क्या कर सकता है, अपना बेहतर दिखाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी है या किसी उत्पाद के क्षेत्र में वो अपने आप को एक मिसाल पेश कर सकते हैं। कई लोगों का यह मानना है कि आर्थिक वैश्वीकरण अनिवार्य है क्योंकि इतिहास की धारा को रोकना बुद्धिमानी नहीं है। यानी इस आर्थिक वैश्वीकरण को, यानी जो पूंजी का जो प्रवाह है उसको हम रोक नहीं सकते, ये बुद्धिमानी नहीं है। इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए कि वैश्वीकरण के कारण जो दुनिया के देशों के सामने, विशेषकर जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके सामने जो नई समस्याएं या चुनौतियां आ रही हैं तो उनका क्या करना चाहिए, बुद्धिमत्ता के साथ उसका सामना करना चाहिए या उसका निराकरण ढूंढना चाहिए। और अंतिम पढ़ा हमने कि वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय एवं लोगों के मध्य जुड़ाव क्या है, बढ़ रहे हैं। कोई एक देश तक सीमित नहीं है। व्यापार के कारण या वैश्वीकरण जो सरकारें हैं वो आपस में जुड़ाव महसूस कर रही है। मतलब पूरी जो दुनिया है, पूरा विश्व है, एक परिवार सा बन चुका है। तो इस वीडियो हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हमने आज पहले वीडियो में हमने वैश्वीकरण के कारक, आर्थिक प्रभाव को कवर कर लिया था। पहले में परिणाम पढ़ लिए थे, अब आर्थिक प्रभाव पढ़ा हमने, जिसमें आर्थिक प्रभाव वैश्वीकरण का, फिर आर्थिक प्रभाव के दुष्परिणाम या उसके विपक्ष में तर्क, और बाद में पढ़ा हमने पक्ष में तर्क। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरा और अंतिम सांस्कृतिक प्रभाव, क्या पढ़ा है दुनिया में, और सांस्कृतिक प्रभाव में सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।